हेलो फ्रेंड, आज ये सेकंड लेक्चर है आपका पॉलिटी का। इसके पहले एक लेक्चर और कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा। फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपका का फॉर्म हुआ, कैसे बना। उसके पहले कौन कौन सी स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रोसेस हुई, वो पूरा आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और उसके बाद कौन कौन सी कमेटी बनी, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई, किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, अपना जो भी राष्ट्रपति का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सोर्सेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इसके पहले वाले लेक्चर में थी, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो ये था फर्स्ट लेक्चर जिसमें आपको बेसिक आइडिया हो गया। और कमेटी कौन कौन सी बनी थी, उसके चेयरमैन कौन कौन से थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कितने मेंबर थे, 7। ये क्वेश्चन बिल्कुल हर बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर कमेटी से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है ड्राफ्टिंग कमेटी से। अब आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, इट्स क्या है, सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन कि कैसे आपका देश चलेगा। कोई भी देश चलेगा तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कौन सी चीज़ें फॉलो होंगी, क्या हमको, क्या हमारा बेसिस है, ये कहलाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन को लिख के कहाँ पे रखा गया, एक बुक में। बुक आपने लिख दी, सभी रूल्स एंड नियम जितने भी लिख दिए। और जब आप बुक लिखते हो तो क्या रहता है, सबसे ऊपर प्रस्तावना रहता है, तो वही प्रस्तावना आपका क्या है, प्रियम्बल हो गया। और फिर पार्ट बाय पार्ट, जैसे आपके चैप्टर रहते हैं उसी तरह पार्ट बाय पार्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके 4 आर्टिकल हो गए, एक दो आर्टिकल 1 2 3 4। फिर इसी तरह आपके 25 पार्ट है टोटल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और 25 पार्ट, पहले कितने थे, 22 पार्ट, लेकिन बाद में एट प्रेजेंट आपके 25 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, बढ़ के 25 हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया बेसिक आइडिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी बुक है जिसमें आपकी ये पूरी चीज़ें लिखी हुई। अपने को पढ़ना है आर्टिकल, मेनली आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, और किस पार्ट से में कौन सा आर्टिकल है वो पूछा जाता है। बट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, ये चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ ली थी, पर एक बार और आप देख लो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक। बट एट प्रेजेंट क्या हुआ है कि आपके आर्टिकल बढ़ गए, 448 हो गए हैं, पार्ट भी बढ़ के 425 हो गए हैं, और शेड्यूल भी बढ़ के क्या हो गए हैं, 8 से 12 हो गए हैं। तो ये हो गई बेसिक चीज़। अब आप पढ़ते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, फिर आर्टिकल में जाते जाएंगे। और एक तरफ से जाएंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। और अगर कुछ ऊपर नीचे आपको आर्टिकल याद भी नहीं आते ना, अगर आपको इसके पहले वाली चीज़ें पता है तो आप एक जज करके लगा सकते हैं, और उसमें 90% सही जाता है। अब देखो प्रियम्बल, प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो प्रियम्बल लिया गया है, जब आपको ध्यान होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था 13 दिसंबर 1946 को, 9 11 13 थर्ड डे जब मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तब क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने उस समय वहाँ सामने लेके आए थे, वही चीज़ आपकी क्या है, प्रियम्बल है। उसी चीज़ को उठा के डायरेक्ट प्रियम्बल बना दिया गया है, ठीक ना, कुछ चीज़ें चेंजेस करके। तो क्या लेके आए थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ये जितने वर्ड है ना, जैसे सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ठीक ना। ये वर्ड पूछे जाते हैं कि यहाँ कि कौन कौन से वर्ड आपके प्रियम्बल में है, लेकिन पूछा क्या जाता है वो अभी आपके आगे बताता हूँ। जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 मीन्स 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाई अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स 26 नवंबर 1949 को आपका क्या हो गया था, इनएक्ट हो गया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इसीलिए 26 नवंबर को अभी 2015 से कॉन्स्टिट्यूंस डे भी मनाना स्टार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल जो है आपको, उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसको एक बार अमेंडमेंट किया भी गया है, 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे जो पहले नहीं थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट के समय में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे आपके प्रियम्बल में। तो याद रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट।
आपका प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल के बाद आप ये सोचो कि आपके चैप्टर स्टार्ट हो गए। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाई कोई बुक स्टार्ट होगी, जैसे भारत की, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन भारत की बुक है, तो उसमें सबसे पहले तो भारत के बारे में ही रहेगा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहाँ कहाँ पे कौन सा इसका एरिया है। तो ये आपका डिसाइडेड है किसमें, आर्टिकल 1 to 4 में। तो आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल 3 आपको ध्यान रखना है, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर कोई भी स्टेट की एरिया बढ़ानी है, घटानी, या फिर नेम चेंज करना है, कुछ भी करना है किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग, तो उसमें मेजॉरिटी कैसी चाहिए होती है। अगर आपको उसमें चेंजेस करना है तो मेजॉरिटी चाहिए आपको, सिंपल मेजॉरिटी। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से क्वेश्चन आता है। बट लोग क्या सोचते हैं, जब आप एग्जाम में आप बैठते हो, कि अगर स्टेट का मामला है, कोई भी उसकी एरिया बढ़ानी घटानी है, तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, इसलिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल मेजॉरिटी में ही काम हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। इससे पूछा जाता है आर्टिकल 3 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है सिंपल मेजॉरिटी होगी कि स्पेशल मेजॉरिटी। अब आते हैं पार्ट टू में। पार्ट 1 पार्ट 2 कितने पार्ट है अपने, 25 पार्ट है। 1 से 4 हो गया फर्स्ट में। फिर पार्ट 2 में क्या है आपका, सिटीजनशिप मीन्स आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप में आपका क्या है कि आप कैसे इसको एक्वायर कर सकते हो, भारत के सिटीजन कैसे बन सकते हो, कैसे आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, ये है आपके सिटीजनशिप में। फिर सिटीजनशिप के बाद फिर आता है पार्ट 3। पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 में आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हम लोगों ने लिए हैं, यूएसए से सोर्स, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल कौन से रहेंगे, 12 to 35, 12, 23, 36, 36 -1 35, इस तरह ध्यान रखोगे तो 12 से लेके आपके 35 के बीच में ही फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। कितने फंडामेंटल राइट हैं, स्टार्टिंग में हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, बट बाद में एक फंडामेंटल राइट हटा दिया गया था, और अब एट प्रेजेंट आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। जो 6 आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 तो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, और जो ये 5 हैं, 5 को सुरक्षा देता है आपका 6th फंडामेंटल राइट। मीन्स अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का दोहन करता है सरकार या फिर कोई आदमी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आवेदन दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कौन है, गारंटर है आपके फंडामेंटल राइट्स का। वो इसके बाद क्या है, रिट्स जारी करेगा, रिट्स जारी कर सकता है। रिट्स कितनी होती हैं, 5। ये ध्यान रखना, कितनी नंबर ऑफ रिट्स है, 5। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आगे पढ़ेंगे आप। जो हटाया गया है फंडामेंटल राइट, वो कौन सा है, फंडामेंटल राइट हटाया गया 7 नंबर, जो पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 44th अमेंडमेंट के तहत हटा के फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में चेंज कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। अब आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल क्या है आपके, 12 to 35 फंडामेंटल राइट है, और ये 12 to 35 आपको याद रहने चाहिए, इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता रहूँगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी, मतलब सभी को समांतर है, तो ये है आपका किसमें, 14 से 18 के बीच में। तो आर्टिकल 14 कहता है आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सभी एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, कोई भी हो, बट सभी आपके लॉ के सामने सेम है। फिर आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी रेस या कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी पे भेदभाव नहीं होगा। अब है आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 में क्या था, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो पहले प्रथा थी आपकी अनटचेबिलिटी थी, कि लोग छुआछूत करते थे, उसको एवोल्यूशन, उसको हटा दिया गया है आपका आर्टिकल 17 के तहत। तो इसमें है, आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, जैसे 17 से खतरा, ठीक ना, तो इससे आप ध्यान रखना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब है आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब भारत में कोई भी टाइटल्स आपके काम के नहीं रहेंगे। जैसे पहले ब्रिटिश सरकार बहुत सारे टाइटल्स देती थी, बहुत लोग बहुत सारे टाइटल्स रखते थे, बट वो अब कुछ भी नहीं है, सभी को ख़त्म कर दिया गया। तो ये 17 और 18 ध्यान रखना है आपको राइट टू इक्वलिटी में। फिर है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में है आपके आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22, ठीक ना। तो आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली फ्रॉम फॉर्म एसोसिएशन, मूव फ्रीली, सेटल एनीवेयर एनी एंड ज्वाइन एनी प्रोफेशन। तो ये है आपके आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है, वो भी आता है आपके आर्टिकल 19 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है आर्टिकल 20, जिसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, और आर्टिकल 21 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जब भी आपकी इमरजेंसी लगती है, तो ये क्वेश्चन आता है कौन से 2 आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, एंड आर्टिकल 21 ए ध्यान रखना है आपको, राइट टू एजुकेशन। किसमें है, 21 ए में, जो अब है 11th फंडामेंटल राइट भी
आपका है राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर है थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, एंड आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट प्रोहिबिशन है वो है आर्टिकल 24 में। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 25 टू 28। 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, मीन्स आप कोई भी रिलीजन को प्रोसेस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उसमें जो भी चीज़ें आप उसको मान सकते हो। जैसे सिख पगड़ी लगाते हैं, ठीक ना, कोई अपनी दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कुछ भी आप कर सकते हो, दैट इज़ डिफाइन इन आर्टिकल 25। अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, जैसे सिख में क्या होता है, 5 ककार होते हैं, ठीक ना, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है 25, ठीक है। 25 ध्यान रखना, सिख के नाम से सिख पगड़ी लगाते हैं, ये भी क्या है आपका फ्रीडम ऑफ प्रोफेस ऑफ एनी रिलीजन। इससे हो जाएगा आपका 25, फिर 26 हो जाएगा फ्रीडम टू मैनेज एनी रिलीजियस अफेयर्स, ये क्वेश्चन नहीं आता मैक्सिमम। 25 आता है आपसे, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 27 इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑन प्रमोशन ऑफ रिलीजन, एंड आर्टिकल 28 इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं फिफ्थ फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में, ठीक। 29 इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 30 इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी माइनॉरिटी है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर कर सकती है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना। 5 स्क्वायर 25 में आपका रिलीजन प्रोफेस करने का था, और प्लस 5 और कर दोगे तो दैट इज़ 30। इसमें आपको फ्रीडम हो गया क्या करने का, स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का। एंड 31 इज़ राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब रिपील कर दिया गया। एंड सिक्स्थ फंडामेंटल राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज, मीन्स आर्टिकल 32 तो आपको ध्यान ही होना चाहिए। ये कहलाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा कहा गया था, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसमें क्या है आर्टिकल 32 में कि अगर जो 5 फंडामेंटल राइट आपको मिले हैं और उसका आपको फंडामेंटल वो राइट नहीं मिल पा रहे हैं बाई एनी मीन्स, किसी भी आदमी के कारण या फिर किसी भी गवर्नमेंट के कारण, तो आप क्या कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर सकते हो कि भाई मुझे फंडामेंटल, ये जो 5 फंडामेंटल राइट है वो मिले, मेरा यहाँ पे शोषण हो रहा है। उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक। जो भी आप 5 फंडामेंटल राइट आपको मिले हैं उसकी गारंटी किसने दी है, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके रिट जारी कर सकता है। तो रिट क्या होते हैं, ये 5 नंबर के रिट्स होते हैं। रिट आप मान लो कि आदेश होता है, तो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, जिससे आपकी फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित रहें। तो ये ध्यान रखना आप आर्टिकल 32। तो 5 रिट हैं आपकी आर्टिकल 32 में, हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सेंटोरियरी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये नहीं पूछा जाता, ये 5 नाम, सिर्फ ये ध्यान रखना कितनी नंबर ऑफ रेट्स जारी कर सकता है, 5 रेट्स जारी कर सकता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 में आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है आर्टिकल 36 टू 51। 12 टू 35 आपका क्या है, फंडामेंटल राइट था, ये ध्यान रखना। तो 36 से 51 आपका हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फिर है आप पार्ट 4A। पार्ट 4A में आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिफाइन की गई हैं, जिसका आर्टिकल है 51A। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल का, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल कौन सा है, 51A। और ये क्या है, कब आपको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये स्टार्टिंग में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। और ऐड किया गया था 1976 में, जब इमरजेंसी लगी थी, उसी समय जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसी में आपका प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 42nd अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर एक चीज़ पहले क्या हुई, 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। एक ड्यूटी और बाद में ऐड की गई है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो था 86th अमेंडमेंट में, जिसमें क्या है आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया, जिसमें 6 से 14 साल के जो भी लड़के हैं उसको क्या है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक। तो अभी एट प्रेजेंट में आपकी कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक आज रखते हैं, 51A तक हम लोग पहुंच गए हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने फर्स्ट तो पढ़ा प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, जैसे ये ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे।
और प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया जा चुका है। और 42nd अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42nd अमेंडमेंट कब किया गया था, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये तो हो गई फर्स्ट चीज़ आपको प्रियम्बल में ध्यान रखनी है। प्रियम्बल के बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टार्ट किया था आर्टिकल्स। तो आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा पार्ट वन, जिसमें क्या था, इंडिया एंड इट्स बाउंड्रीज आप कह सकते हो। पार्ट 2 में आपने पढ़ा सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आपने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। 12 to 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट में भी आपके 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। 5 फंडामेंटल राइट्स, 5 नहीं है, 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें तो 5 तो आपके फंडामेंटल राइट हो गए, और एक क्या है, ये पांचों फंडामेंटल की सुरक्षा मिले उसके लिए भी आपको एक राइट है। 6 फंडामेंटल राइट हो गए। अगर पूछता है कोई कि स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट थे, तो 7 आपके फंडामेंटल राइट थे। बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया था। तो अब कितने हैं एट प्रेजेंट, 6 फंडामेंटल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फंडामेंटल राइट पढ़ा आपने, फंडामेंटल राइट आपको ध्यान रखना है। इसके आर्टिकल कुछ पूछे जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट के बाद फिर आता है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, कि मीन्स स्टेट कैसे पॉलिसी बनाएगा, इसका बेसिस क्या रहेगा, वो क्या है, डीपीएसपी है। पार्ट 4, फिर पार्ट 4 ए पढ़ा हम लोगों ने। पार्ट 4 ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसमें दिखाई गई हैं, ठीक ना। फंडामेंटल राइट्स देन फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसी में प्रियम्बल में भी आपका क्या हुआ, अमेंडमेंट हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपकी ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में एक 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी, वहाँ पे ऐड की गई, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। तो इतनी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी है। इसका ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 51A। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या अभी तक की चीज़ें। इसी में से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपके 2 लेक्चर और बचेंगे, इसमें आपको क्या है, पॉलिटी कंप्लीट कर देना है। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है पॉलिटी में, बेसिक बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसी बस को ध्यान रखना है। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी। इफ़ आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिली है तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नोट्स आपको आगे भी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।